नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में नया नियम लागू होगा। नए बने पुलिस कमिश्नरेट में नई व्यवस्था लागू होगी। एडीजी एलओ को रिपोर्ट करेंगे पुलिस कमिश्नरेट के सीपी। अभी तक डीजीपी को रिपोर्ट किया करते थे। नई व्यवस्था में एडीजी एलओ को रिपोर्ट किया जाएगा। तो बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। कमिश्नरेट सिस्टम में नई व्यवस्था लागू की गई है जहां पर एडीजी एलओ को अब रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले एडीजी को रिपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब यह बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है जहां एक ही रात में 5 शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। 5 मार्बल शोरूम का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की घटना है और ये बेहद चौंका देने वाली खबर है जहां पर एक ही रात में 5 शोरूमों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि बीते कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था और ऐसे में अब रात्रि गश्त पर पुलिस के सवाल उठ रहे हैं। पांच मार्बल शोरूम से एक ही रात में चोरी की यह घटना सामने आई है जिसका विरोध व्यापारियों ने किया है। आज बाजार बंद का ऐलान किया गया है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है जहां पर एक ही रात में 5 मार्बल शोरूम से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आज इस पूरी चोरी की घटना का विरोध करते हुए व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया गया है और पूरी बाजार को बंद किया गया है। रात के वक्त की यह घटना है जहां पर ताला तोड़कर 5 मार्बल शोरूम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि फर्रुखाबाद की आदर्श नगर पंचायत नवाबगंज से है जहां 1 साल पहले गठन किया गया था जिसका और नगर पंचायत बनने के बाद सुविधा देने के लिए सड़क नाली का निर्माण नवाबगंज के वार्डों में कराया जाना है, जिसमें नाली को ऊंचा और चौड़ा करने का काम कराया जा रहा है। लेकिन नगर पंचायत की ओर से चयनित ठेकेदारों द्वारा नाली निर्माण में सेम ईंटें और 10:1 के अनुपात में तैयार मसाले से निर्माण कराया जा रहा था। कार्यों में धांधली देख लोग भड़क गए और मौके पर पहुंचकर काम को रोक दिया गया। लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ प्रशासक जो है एडीएम है और कंपिल के ईओ के पास यहाँ का चार्ज है। वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके लिए टेंडर निकाले गए थे अभी अक्टूबर महीने में। उनका प्रशासन ईओ के द्वारा फर्रुखाबाद जहाँ हुआ रहता है यहाँ के संस्करण में न करा करके लखनऊ के संस्करण में कराया गया। इससे हुआ ये कि फर्रुखाबाद के लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं हुई और ईओ ने अपने चहेते लोगों को लाभ देने के लिए वो सभी कार्य दे दिए उनको। इससे स्पष्ट है कि ईओ के द्वारा वहां के जो निर्माण कार्य है उसमें गंभीर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नया गनीपुर नहीं, पूरे नवाबगंज नगर पंचायत में
जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, ईओ वगैरह, इनकी मिली भगत से जो है घटिया काम हो रहा है। चाहे नाली का हो या निर्माण का हो, कोई भी काम हो, कोई अच्छी तरीके से काम नहीं हो रहा है। ज्यादा कमीशन खोरी के चक्कर में ना तो ईंट अच्छी लग रही है, ना ही मसाला अच्छा लग रहा है। संत कबीर नगर जिले के सिमरियावा ब्लॉक प्रमुख मजहारुनिशा के 1 साल से ज्यादा वक्त से बीडीसी सदस्यों के साथ बैठक न करने और विकास कार्य ठप पड़े होने से नाराज बीडीसी सदस्यों ने डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए सिमरियावा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते हुए ब्लॉक प्रमुख को हटाने की मांग की। ब्लॉक के कुल 121 बीडीसी सदस्यों में से 95 सदस्यों ने डीएम को शपथ पत्र देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। पंचायत सिमरियावा के ठाकुर प्रसाद वार्ड नंबर 95 के सदस्य, इसके अतिरिक्त कुछ और सदस्य उनके साथ थे, जिन्होंने शपथ पत्र दे करके क्षेत्र पंचायत प्रमुख सिमरियावा के खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, कोई बैठक नहीं करा रहे हैं। हम लोग उनके प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं। उनके इस शपथ पत्र को प्राप्त करके और नियमानुसार कार्रवाई हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाए। हम लोगों की मांग है कि पिछले 18 महीने से सिमरियावा का जो ब्लॉक प्रमुख है वो कोई बैठक नहीं करा पा रहा है। जब भी बैठक की डेट आती है 2 मरतबा उसकी माँ एप्लीकेशन देके उसने खुद छुट्टी ले लिया कि मैं बीमार हूँ, बैठक नहीं करा पाऊंगी। तो इसलिए हम लोग सारे जो क्षेत्र पंचायत है, विकास का ठप्पा हुआ 18 महीने से, हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक उसको हटा नहीं लेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। वहीं बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव सोझाना छाया में 1.5 साल के मासूम वैभव की नृशंस हत्या आरोपी कृष्णपाल की पिटाई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को 1.5 साल के वैभव की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं ग्रामीणों की पिटाई से घायल हुए हत्या आरोपी कृष्णपाल की भी मौत हो चुकी है। मासूम वैभव की हत्या से नाराज लोगों ने कृष्णपाल की पिटाई की थी। कृष्णपाल पर वैभव की हत्या के बाद ग्रामीणों पर भी हमला करने का आरोप था। वहीं अब कृष्णपाल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कमालगंज के मोहल्ला हरदेव नगर से सामने आया है, जहां बंद पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। वहीं पुलिस का कहना है कि चोर घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक परिवार समेत जयपुर में रहकर नौकरी करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। या चोरी हो गई जे, दोबारा हो गई चोरी जे, दोबारा चोरी हो गई। हाँ, दोबारा हुई चोरी जे। ये कई बजे घटना है? अब ये तो हम नहीं बता सकते कई बजे घटना आज। अच्छा, हम अंदर रहते हैं, हम घर खाली पड़ा रहता है। ये घर किसका है? आज तो मेरा भाई का, छोटे वाला। कहाँ रहते हैं आपके छोटे भाई? जयपुर रहते लोग, हिम भी रहते हैं लोग। तो छोटे भाई का नाम क्या है आपके? राजकुमार है, तो कल्लू है। तो कितना क्या हम लोग, कितना क्या नुकसान हो गया इस मकान में? अब नुकसान तो पता नहीं, जो तो पता करे तब मालूम हो। अच्छा, हाँ, जयपुर फोन करे तब मालूम है। जितनी पीता रहती है गहना सब चले गए। अच्छा, हाँ, बाधा जेवर और पैसा सब चले गए। अब की जितना सामान है तो वही तो सब ले कपड़ा पड़ा। मेरे देवर को। देवर कहाँ रहते हैं आपके? जयपुर। जयपुर रहते हैं। अच्छा, तो सुबह कई बजे पता चली आपको ये? 8 बजे। तो बताते चलें कि चोर बेशकीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं और बंद पड़े मकान में चोरी की इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है।
चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और इसके साथ ही संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि निदेशक श्री विवेक कुमार सिंह जी, कृषि विभाग के सभी अन्य अधिकारीगण और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त प्राविधिक सहायक और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आप सभी नवचयनित कृषि प्राविधिक सहायकों को और आपके सभी के परिवारजनों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने वितरित किया और मैं देख रहा था कि उनके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ एक अच्छा अनुभव भी है, लेकिन उस प्रतिभा और उस अनुभव का लाभ राज्य के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के जिन पदों का वियाचन भेजा था, यहां से लोक सेवा आयोग के लिए भेजा था, उनमें से 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों की चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी उनमें 431 को यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। वास्तव में हम एक कृषि प्रधान देश में और उसके सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। उत्तर प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन उस प्रकार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य शासन मिलकर के अनेक प्रयास कर रही है। वैसे प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अन्नदाता किसान को समय पे अच्छी तकनीक मिले, अच्छा बीज मिले, हम समय के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों को भी अपडेट कर सके, इसके लिए प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं, जो केंद्र शासन और राज्य शासन के अधीन कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर न केवल अच्छे कृषि स्नातक हम प्रदेश और देश को दे सके, बल्कि अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए हम लोग अच्छे प्रशिक्षित टीम को उन तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी, जो छोटे जनपद हैं उनमें 1 और जो बड़े जनपद हैं उनमें 2
कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। इनकी भी एक बड़ी भूमिका है, जो खेती किसानी की दृष्टि से किसानों में के प्रशिक्षण के लिए, उन्हें नई तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए, उन्हें समय पे बीज की उपलब्धता के लिए और प्रमाणिक बीज प्राप्त हो इसके लिए तैयार कर सके। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्रों ने एक बेहतरीन तरीके से कार्य करना प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है तो उन सेक्टर्स को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर हमारे पास सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। और सबसे अच्छी संभावना वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उनमें से एक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कृषि का है, खेती किसानी का है। मेरा मानना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें हम लोग आगामी कुछ वर्षों के अंदर थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे, बेहतरीन तकनीक को अपना करके, प्रमाणिक बीजों को उपलब्ध करवा करके, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लेकर के अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षमता को हम 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इन संभावनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि विकास दर को लगातार डबल डिजिट में ले जाने की तैयारी करना, इसके लिए राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के विगत कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद इस दिशा में ढेर सारे प्रयास किए और पहली बार लगा कि अन्नदाता किसान भी किसी शासकीय एजेंडे का हिस्सा है, चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और दुनिया की किसानों के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2,54,00,000 से अधिक किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हर वर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में भारत सरकार के माध्यम से सीधे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हम लोगों ने अब तक विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 22 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। सिंचाई की सुविधा किसान को मिले, सरफेस वाटर की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था, उचित नियोजन नहीं था, खेती तक उस जल को पहुंचाने के लिए माध्यम नहीं थे, उस प्रकार की सुविधा नहीं थी। वर्षों से पड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी थी और योजना को पूरा होते होते, जब योजना बनी थी, योजना की कुल लागत 100 करोड़ थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण उसकी लागत बढ़ती गई और जब विगत वर्ष हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, उस समय तक परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के इस परियोजना को पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को वहां पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। ऐसे ही बुंदेलखंड में अर्जुन साहेब
या बाण सागर परियोजना बिंदु क्षेत्र में, पश्चिम में मध्य गंगा नहर परियोजना, ये जैसी तमाम परियोजनाएं थी जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, जहां इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया, वहीं साथ ही साथ यह भी प्रयास किया गया कि हम आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपने अन्नदाता किसान को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सके। आपने देखा होगा अब पद्म पुरस्कार जब प्राप्त होते हैं तो इसमें हमारे प्रगतिशील किसान भी स्थान प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई प्रगतिशील किसान कभी बाराबंकी से, कभी वाराणसी से, कभी बुलंदशहर से, कभी सहारनपुर से, कोई ना कोई किसान विगत 8 वर्ष के अंदर इस व्यवस्था का हिस्सा बना है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। अगर हम देखेंगे उन प्रगतिशील किसानों के कार्यों को, आप देखेंगे कि वास्तव में कितना पोटेंशियल है। उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से कुछ बेहतरीन करके दिखाया है और उन वे सभी बेहतरीन जो दिखती हैं वो उन ढेर सारी संभावनाओं को प्रदेश के अंदर बताती है कि इस दिशा में हम भी प्रयास कर सकते हैं। अब जैसे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने, किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया। हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं। और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वह अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। लेकिन उसमें ये सभी योजनाओं का लाभ वास्तव में किसान को मिले और हर बार एक ही किसान को एक ही गांव में नहीं, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को मिले, पात्रता के हिसाब से मिले, इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। दूसरा, उन्हें तकनीक उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तीसरा, हमें समय के अनुरूप चलना होगा। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया ने किया है। कोविड प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन था। एक सेक्टर ऐसा था जो कोरोना के समय में ही जिसकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो कृषि का क्षेत्र था। और कृषि वास्तव में, अगर कृषि के क्षेत्र में हमारा अन्नदाता किसान कार्य नहीं करता, कृषि वैज्ञानिक कार्य नहीं करते। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।